तो मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। क्लास 10th का हिस्ट्री का यह चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ना, फ्रांस में राष्ट्रवाद, सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों नाम पड़ा, है ना। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना यूरोप महादेश में आया था। अब पहले जान लेते हैं यूरोप क्या है। तो दोस्तों, यूरोप महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है, ठीक है ना। यूरोप क्या है? महादेश है। पूरे विश्व में 7 महादेश हैं: एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। 7 महादेश है। इस 7 महादेश में बात करेंगे आज हम लोग यूरोप महादेश के। यूरोप महादेश में 50 देश आते हैं। इस यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि और सारे देश आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस महादेश में आया था, तो यूरोप। और पूछेगा कि राष्ट्रवाद किस देश में आया था, तो फ्रांस। तो इसके राष्ट्रवाद के बारे में मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, यह सारा वीडियो मेरे फर्स्ट वीडियो में अपलोड है। इसमें मेरे अमित एजुकेशन सेंटर 21 मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिस्ट्री खोजेंगे तो हिस्ट्री के फर्स्ट में आपको मिलेगा जो चैप्टर 1 के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे उस हिस्ट्री के, यानी यूरोप के राष्ट्रवाद के बाद में, जहाँ तक उस वीडियो में पढ़ा दिया उसके बाद में क्या हुआ है क्या नहीं, जो आज इस स्लाइड में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रूढ़िवादी पुनर्स्थापना। रूढ़िवादी पुनर्स्थापना। तो दोस्तों, रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों रूढ़िवादी का मतलब होता है पुरानी सोच। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? पुरानी सोच, है ना। तो पुनर्स्थापना तो क्या होगा, यानी राष्ट्रवाद को खत्म करके पुरानी विधि व्यवस्था को लागू करना रूढ़िवादी पुनर्स्थापना कहलाता है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि रूढ़िवादी पुनर्स्थापना क्या है, तो कहिएगा राष्ट्रवाद को खत्म करके पुरानी विधि व्यवस्था लागू करना रूढ़िवादी पुनर्स्थापना कहलाता है। अब चलिए, ऐसा क्या हुआ कि पुरानी विधि व्यवस्था लागू करना पड़ा, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले वियना कांग्रेस के द्वारा ही नेपोलियन बोनापार्ट का निर्णायक पराजय हुई। पराजय का मतलब होता है हार। पराजय का मतलब क्या होता है? हार। यहाँ देख रहे हैं वियना कांग्रेस। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि किस कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुई, तो कहिएगा वियना कांग्रेस। वियना का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वियना जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और फ्रांस की राजधानी रोम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वियना कांग्रेस के द्वारा ही नेपोलियन बोनापार्ट का निर्णायक पराजय हुई, हार हुई। अभी कहेंगे नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो अब थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। जब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, है ना, लुई 16वां को गिलोटिन में चढ़ाकर फांसी दे दिया, तब फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन। अब थोड़ा नेपोलियन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जानते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा ही नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ? निर्णायक पराजय हुई, हार हुई। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था क्या नहीं, इसके बारे में नीचे दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस क्या है, यह क्यों हुआ। फिर दिया हुआ नेपोलियन के हार होने के बाद क्या हुआ, वियना की संधि तथा उसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद में जब नेपोलियन के हार हो गया तो फ्रांस का राजा कौन बना, इत्यादि सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस पर वीडियो पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर किस कांग्रेस द्वारा नेपोलियन की हार हुई। तो वियना कांग्रेस के द्वारा ही नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ? निर्णायक पराजय, यानी हार हुई। अब जानते हैं कि वियना कांग्रेस क्या है, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कांग्रेस मतलब होता है मतलब एक साथ मिल जाना, तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया 4 गो देश मिलकर एक सम्मेलन किया।
ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, 4 गो देश मिलकर एक जगह सम्मेलन किया। उसी सम्मेलन को है ना वियना कांग्रेस कहते हैं या वियना सम्मेलन कहते हैं। यह कहाँ हुआ तो वियना में हुआ था। वियना क्या है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोई दिक्कत? अब चलिए यह क्यों हुआ तो जान लेते हैं। सबसे पहले नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो था है ना, जब फ्रांस के लुई 14वां को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने गिलोटी में जाकर मार दिया, 16वां को मार दिया, तब फ्रांस का सम्राट 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बना। कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट बना। जब नेपोलियन बोनापार्ट बना तो वहाँ जब वो बना तो पूरे यूरोप भर में, सिर्फ फ्रांस भर में नहीं, पूरे यूरोप भर में तहलका मच गया, हंगामा हो गया। क्या हंगामा हो गया कि जहाँ जहाँ फ्रांस का नाम सुना सब अन्य देश में कि फ्रांस की जनता जो है राजा को मार करके है ना, राजा को मार करके अपने मन से राजा बना दिया, नेपोलियन बना दिया। तो इस तरह के बात जो भी देश सुना उसका मतलब हल्फा मच गया, मतलब उस साफ सुनते ही वो ब्यार हो गया और सारा देश। जिसके कारण बहुत सारे देश के राजा को डर हो गया, कहीं हो न सके कि नेपोलियन कहीं मेरे यहाँ आ जाएगा तो हमारा भी खत्मा कर देगा। यानी बहुत सारे देश सोचा, बहुत सारे देश के राजा ने सोचा कि जब फ्रांस के क्रांतिकारी राजा को गिलोटी में चढ़ाकर फांसी दे सकता है तो कहीं फ्रांस के इशारा कोई हमारे देश पर नहीं चलाए। अगर चल आएगा है ना तो क्या हो जाएगा, हमारा भी खत्मा कर सकता है। ऐसा बात बहुत सारे देश के राजा ने सोचा है ना। एक बार की बात है कि जर्मनी मतलब 30 टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी कभी भी अपने साथ एक साथ नहीं मिलाप हुआ, कभी नहीं मिला। लेकिन जब भी वो नेपोलियन की बात सुना वो सब डर के मारे एक जगह हो गया। कौन? जर्मनी। और एक जगह हो गया क्योंकि वह सुन लिया था कि फ्रांस के सम्राट जो है कौन है, नेपोलियन है, वो हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे देश के राजा जो थे है ना, क्या हुए कि इसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? नेपोलियन के। कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, नेपोलियन ठीक नहीं कर रहा है। तो इसके बहुत सारे विरोधी बन गए। विरोधी बनने के बाद में नेपोलियन जितना भी देश पर चढ़ाई किया उस देश को जीत लिया। जितना भी देश पर नेपोलियन चढ़ाई किया ना उस देश को क्या कर लिया? जीत लिया। एक बार की बात है कि नेपोलियन ब्रिटेन पर चढ़ाई कर दिया, ब्रिटेन से युद्ध करना शुरू कर दिया। कौन? नेपोलियन। जब ब्रिटेन से युद्ध करना शुरू कर दिया तो ब्रिटेन तो वैसे भी ताकतवर देश है ना, ताकतवर देश है। वो भी क्या किया, वो भी लड़ा। और ब्रिटेन अकेले नहीं लड़ करके ब्रिटेन के साथ 4 देश लड़ा। कौन कौन लड़ा? जो हम लिखे हैं। ब्रिटेन के साथ 4 देश लड़ा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन। यह एक साथ मिलकर लड़ा है ना, यह एक साथ मिल करके लड़ा। तो जिसमें नेपोलियन की क्या हुआ? पराजय हुआ। आपसे पूछेगा कि नेपोलियन किस देश पर चढ़ाई किया तो 4 देश मिला तो ब्रिटेन पर। ब्रिटेन क्या नेपोलियन से अकेले लड़ा? तो नहीं, 3 देश और मिल गया। 3 देश कौन कौन मिल गया? तो रूस, प्रथा और ऑस्ट्रिया। अब ब्रिटेन से लड़ गया तो चारों मिलकर लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद नेपोलियन की क्या हो गई? हार हो गई। जब हार हो गई तो यह लड़ाई कहाँ हुआ था? तो यह लड़ाई वाटरलू में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाटरलू में। और 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1815 में। जिसमें नेपोलियन क्या हो गई? हार हो गई। नेपोलियन के हार होने से है ना, नेपोलियन के हार होने से जो ये 4 जो देश था, यह चारों देश में बहुत खुशी की लहर दौड़ा है ना। अब ये सब इतना खुश हो गया। कौन खुश हो गया? नेपोलियन, सॉरी ये चारों देश खुश हो गया कि अब चलिए नेपोलियन का तो हमने खात्मा कर दिया, उसका समाप्त कर दिया। लेकिन यह चारों देश जब ये पराजय हो गया नेपोलियन तो इसको बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी। नेपोलियन क्या बना लिया? बंदी। ले करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में यानी जब नेपोलियन समाप्त हो गया उसके बाद में क्या हुआ? जब नेपोलियन समाप्त हो गया तो वियना की संधि हुई। नेपोलियन समाप्त हो गया तो क्या हुआ? वियना की संधि। वियना की संधि किन के बीच हुआ? तो ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ। यह क्यों हुआ? यह वियना की संधि क्यों हुआ? तो दोस्तों वियना की संधि इसलिए हुआ, इसमें कारण था कि फ्रांस में जब लुई 16वां जब
मारा गया और मारने के बाद नेपोलियन अपने राजनीतिक व्यवस्था में जो सुधार किया था, जो अपना राजनीतिक व्यवस्था लगाया था, उस राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके अब फिर से पुरानी विधि व्यवस्था को लागू करने के लिए वियना की संधि किया गया। इसका मात्र एक यही उद्देश्य था। कुछ पूछेगा वियना का संधि का क्या उद्देश्य था, तो वियना का संधि का उद्देश्य यही था कि जब नेपोलियन का जब अंत हो गया, नेपोलियन का जब अंत हो गया है ना, नेपोलियन जब मारा गया, नेपोलियन को जब बंदी बना लिया गया, तो नेपोलियन अपने समय में जितना भी विधि व्यवस्था लगाया था उस सारे को समाप्त करके और लुई 16वां के समय जो विधि व्यवस्था लगाया था उसको लागू करने के लिए वियना संधि किया गया। वियना संधि किया गया। कोई दिक्कत? वियना संधि का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो कहिएगा नेपोलियन के द्वारा जो लगाया गया मतलब विधि व्यवस्था था, इसको समाप्त करके, हाँ एक मिनट, यहाँ पे है कि वियना संधि क्यों हुआ, तो कहिएगा वियना संधि इसलिए हुआ कि नेपोलियन के द्वारा जो लगाया गया विधि व्यवस्था था, इसको समाप्त करके लुई 16वां के द्वारा जो विधि व्यवस्था लगाया गया था उसको लागू करने के लिए नेपोलियन की वियना की संधि किया गया। इसका मात्र एक ही उद्देश्य था। कोई दिक्कत है ना? तो यही है वियना की संधि। उसके बाद जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, तो फ्रांस को अब बागडोर कौन संभालेगा दोस्तों? तो फ्रांस का बागडोर संभाला लुई 18वां। कौन संभाला? लुई 18वां। लुई 18वां। आपसे परीक्षा में पूछेगा है ना कि लुई 16वां के बाद में फ्रांस का बागडोर कौन संभाला? तो नेपोलियन। कौन संभाला? नेपोलियन। जब नेपोलियन का अंत हो गया तो फ्रांस का बागडोर कौन संभाला? लुई 18वां। ये जो लुई 18वां था, ये लुई 16वां की तरह खतरनाक डेंजरस राजा नहीं था। ये लुई 16वां जो था, 18वां जो था, ये लुई 16वां की तरह इतना खतरनाक डेंजरस आदमी नहीं था। यह बहुत ही उससे कहीं कई गुना अच्छा था। कौन? लुई 18वां। कोई दिक्कत? अब हम लोग अब आगे जानते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है, मेटरनिक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में जब नेपोलियन का अंत हो गया है ना, नेपोलियन का जब अंत हो गया तो फ्रांस का सम्राट लुई 18वां बना। लुई 18वां बना। उसी के बाद आपको फिर पढ़ना है उसी में मेटरनिक युग, यानी जो हम वियना कांग्रेस बताए हैं, वियना कांग्रेस है ना, वियना कांग्रेस में कौन कौन देश शामिल हुए थे? तो रूस, प्रसा, ब्रिटेन और प्रसा, ऑस्ट्रिया। यह 4 देश एक जगह सम्मिलित हुआ था, जिसका मतलब कह दे कि देख रेख, चांसलर देख रेख मेटरनिक के हाथों में था, है ना। और नेपोलियन का अंत होने में मेटरनिक का बहुत ज़्यादा हाथ था, मेटरनिक का, है ना। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं, तो चलिए जानते हैं। मेटरनिक जो था, मेटरनिक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेटरनिक बहुत बेकार आदमी था। बेकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो अपने समय में अपने हिसाब से ठीक है था। अब आपको सर आप कैसे बेकार कर रहे हैं, तो देखिए मेटरनिक हमेशा चाहता था कि जो राजतंत्र है वही रहे, लोकतंत्र नहीं आए। मेटरनिक चाहता था कि राजतंत्र ही रहे, राजा ने जो शासन बना दिया, जो नियम बना दिया वही रहे, नया कोई नियम लागू नहीं हो। अब मेटरनिक जब वियना कांग्रेस हुआ तो मेटरनिक के हाथों में ऑस्ट्रिया का देखरेख आ गया, यानी ऑस्ट्रिया का देखरेख मेटरनिक ने किया, और ऑस्ट्रिया के साथ साथ इटली का भी देखरेख मेटरनिक ने किया, है ना। जब वियना कांग्रेस हुआ, सम्मेलन संधि हुआ, तो इस संधि के दौरान इसके बाद मेटरनिक क्या किया कि इटली के देखरेख के साथ ऑस्ट्रिया का भी देखरेख किया। वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कहें दोस्तों, तो चांसलर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी हैं, है ना, तो इनके हाथ में जितना पावर है उसी तरह से उस समय, है ना, चांसलर के पास पावर हुआ करता था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक।
वह घोर प्रतिक्रियावादी तथा पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक करता था। कौन? मेटरनिक। कौन करता था? मेटरनिक जो है घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि वह हमेशा चाहता था कि यहाँ पे वही पुरानी व्यवस्था रहे, मतलब कोई नया व्यवस्था नहीं लागू हो, जो राजा ने व्यवस्था बना दी है वही रहे, है ना। और क्या था, पुरातन व्यवस्था नहीं टूटे, यानी जो पुराना व्यवस्था वो नहीं टूटे, इसका वह समर्थक था। कौन समर्थक था? मेटरनिक। उसका मूल मंत्र था, यानी मेटरनिक का मूल मंत्र था कि शासन करो, कोई परिवर्तन नहीं होने दे। यानी मेटरनिक कहता था कि कहीं भी, है ना, कोई राजा शासन कर रहा है तो शासन करो, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होने दो, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने दो, जो जिस तरह चल रहा है उसी तरह करते रहो। साथ में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, यानी मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेटरनिक कहीं भी किसी राजा से भेंट करने जाता था, किसी भी राजा से बात करता था, तो वह बतियाता था क्या कि चाहे जो हो जाए, आप राजा हैं तो हमेशा जनता को दबा कर रखिए, जनता को आगा मत उठने दीजिए, है ना। हमेशा मेटरनिक यह कहता था। मेटरनिक खुद भी राजा बना था, यानी चांसलर था। तो मेटरनिक जब खुद चांसलर था तो वह हमेशा जनता को आगे नहीं आने देता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी व्यवस्था को कुचलना। राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि जनता अगर अपना हक मांगे तो उसको कुछ नहीं कर, उसको नेगलेक्ट कर देना है, उसको समाप्त कर देना है। राष्ट्रवादी व्यवस्था को कुचलना मतलब, इसका मतलब यही होता है कि जनता अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो उसको ध्यान न दो, उसको हटा दो, फेंक दो, और पुरानी व्यवस्था को बनाए रखो। पुरानी व्यवस्था मतलब होता है कि अगर कोई जनता कहे कि नया सिस्टम लाइए, है ना, तो उसको नहीं, पुरानी सिस्टम रहेगा। कौन सिस्टम रहेगा? पुरानी ही सिस्टम रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसका शासन 1815 से 1848 तक था। यानी पूछेगा कि मेटरनिक युग का समय क्या था, तो 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने राज शुरू किया, 1848 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका कार्य क्या था कि क्रांति के प्रसार को रोकना तथा प्रेस को कठोर प्रतिबंध लगाना, है ना। और इसका काम क्या था, वे अखबारों, पुस्तकों, नाटकों, गीतों, सेंसरशिप भी लागू किया। मतलब इसका कार्य क्या था, मेटरनिक जब ऑस्ट्रिया का चांसलर बना ना, तो जब ऑस्ट्रिया का मेटरनिक चांसलर बना तो वह सोचा, क्या कहा कि क्रांति, अगर कोई व्यक्ति क्रांति कर रहा है ना, तो उसको रोकना है। क्रांति करके करना है, उसको रोकना है। तथा प्रेस पर कठोर, प्रेस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर क्रांति कर आंदोलन करना शुरू कर दिया तो वह आंदोलन अगर राजा के विपक्ष कर रहा है ना, तो उसको रोकना। यह किसका काम था? मेटरनिक का काम था। मतलब जो प्रेस वाला अगर किसी राजा का अगर वह विरोध में कुछ बात छापता है तो उस प्रेस वाले को जो दंड देना होता था ये लोग देता था लोग, है ना। तो प्रेस वाला भी क्या करता था, राजा के खिलाफ कोई बात नहीं छापता था, क्योंकि इस मेटरनिक का पूरा नज़र इस प्रेस वाले पे बना रहता था। वे अखबारों, पुस्तकों, नाटकों, गीतों पर सेंसरशिप लागू कर दिया। अखबारों मतलब अखबार में कोई छप रहा है तो वह राजा के द्वारा ही लगे। सेंसरशिप मतलब सेंसरशिप लगा दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं हो जो राजा के खिलाफ लगे। पुस्तक में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो राजा के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है। नाटक अगर कहीं हो रहा है नाटक, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो राजा के खिलाफ नाटक खेला जा रहा है। गीत, और कोई ऐसा गीत भी जो नहीं है जो राजा के खिलाफ क्या गाया जा रहा है। ये सारे चीज़ों पर वह सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब यह हुआ कि वे पता लगा लेता था कि इस नाटक में किसका चर्चा किया जा रहा है, किसके, इस पुस्तक में किसका बात बताया जा रहा है, इस अखबार में किसके बारे में छपा गया है, इस गीत में किसके बारे में गाया गया है। वह तुरंत पता लगा लेता था। कौन? मेटरनिक। मतलब मेटरनिक का काम था कि कहीं भी क्रांति हो तो उसको क्रांति को रोकना, क्रांति को करना, रोकना। अगला कि विश्वविद्यालय एवं छात्रों पर निगरानी रखा, है ना। सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्रांति शुरू होता है तो क्रांति स्कूल से ही शुरू होता है ना, विश्वविद्यालय से। तो मेटरनिक जानता था कि लड़कियों से बड़ी बदमाश होता है ना, वह क्रांति कर देगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा नज़र मेटरनिक ने कहाँ रखा? विश्वविद्यालय और छात्रों पर। इससे तो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक नहीं कहा जाता है कि मतलब ऐसे लगा दिया निगरानी के तौर पर कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो तुम आके गुप्त रूप से सूचना प्राप्त करना। कौन? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक ने गुप्त रूप से पता लगाने के लिए एक जासूस भी लगा दिया कि देखो तो कहीं मेरे खिलाफ कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहा है।
कौन कौन का? मेटरनिक। मेटरनिक क्या गुप्त लगाया, क्या लगाया? गुप्त, गुप्त सूचना लगाया कि कोई कुछ कह रहा है तो उसका सूचना मुझे मिल जाए। कौन लगाया? कौन? मेटरनिक। तो मेटरनिक विश्वविद्यालय एवं छात्रों पर क्या रखा? निगरानी। इतना करने के बावजूद, इतना करने के बावजूद मेटरनिक इतना इसलिए न कर रहा था कि अगर वो नहीं करता तो यहाँ के राजा यानी ऑस्ट्रिया के जो जनता था उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होता, ये भी राजा को मार देता। मेटरनिक भी डर गया था। जब लुई 16वां के फ्रांस के क्रांतिकारियों ने जान से मार दिया तो मेटरनिक के डर था, मेटरनिक को, तब ना ये सारा चीज़ों को प्रतिबंध लगा दिया कि न जनता एक जगह कोई होगा, है ना, और ना ही किसी के बारे में कुछ बतियाएगा और ना हमारा उत्खनन होगा। लेकिन इतना कठोर प्रतिबंध लगाने के बाद में भी, है ना, बाद में भी इटली में एक क्रांतिकारी जन्म ले लिया था। इटली में क्या किया क्रांतिकारी? जो इटली जो जगह था इटली, यह ऑस्ट्रिया यानी मेटरनिक के देख रेख में ही था। वह क्रांतिकारी जन्म ले चुका था जिसका नाम क्या था? मेजनी। अब क्या आप कहेगा इटली में कैसे जन्म ले चुका था मेजनी? तो मेजनी ने इटली को एक करने में बहुत ज़्यादा योगदान किया था। अब आप कहेगा क्या इटली पहले भी अन्य भागों में बटा था? तो हाँ, इटली भी पहले अन्य 3 भागों में बटा हुआ था। यह जल्दी एक जगह लोग नहीं आ रहा था। जो कौन? मेजनी ने इस इटली को एक जगह किया। इटली को कितने जगह किया? एक जगह किया। अब एक जगह करने के बाद में मेजनी यह इटली का संगठन बन गया। तो मेजनी ने जिस संगठन से एक जगह किया उस संगठन का नाम था यंग इटली। यंग इटली के द्वारा मेजनी बहुत कुछ मेहनत करके और क्या किया? इटली को एक जगह, और वह यूरोप में भी जा करके एक यंग यूरोप का संगठन किया और संगठन के द्वारा इटली को एक कर लिया। और इटली को एक करने के बाद में, है ना, वे लोग भी अपने जीवन में अच्छे से करने लगे। लेकिन क्या पता है? लेकिन यही कि इसका प्रभाव यंग इंडिया और यंग यूरोप का प्रभाव मेटरनिक पर पड़ गया। मेटरनिक पर क्यों पड़ा? सो अब जगह नहीं है, हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। उसमें के दोस्तों है ना। तो क्या हुआ? तो इटली में एक क्रांतिकारी जन्म ले लिया था जिसका नाम था मेजनी। और मेजनी ने क्या किया कि इटली 3 भागों में बांटा था। उस 3 भागों को यंग इटली और यंग यूरोप संगठन से एक किया, जिसका प्रभाव मेटरनिक पर बहुत ज़्यादा पड़ा, है ना। मेटरनिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अंत में, कब? अंत में 1848 में मेटरनिक और क्रांतिकारियों के बीच खुलकर युद्ध हुआ। क्या हुआ? खुलकर युद्ध हुआ। मेटरनिक को इतना प्रतिबंध लगाने के बाद में भी, मतलब प्रेस में अखबार में नहीं छापना था, गीत नहीं गाना था, ये सारा कुछ करने के बाद में भी, है ना, अंत में क्या हुआ? मेटरनिक और अन्य क्रांतिकारियों के बीच में खुलकर युद्ध हुआ, जिसमें मेटरनिक क्या गया? मेटरनिक से यह नहीं संभला। मेटरनिक से यह युद्ध क्या हुआ? नहीं संभला। अंत में वह क्या हो गया? हार गया। हार के 1848 में मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़ के लंदन चल गया। लंदन भाग गए, है ना। इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ 1848 में क्रांतिकारी और मेटरनिक के बीच में, जिसके कारण मेटरनिक तंग हो गया और मेटरनिक अपना पद को छोड़ करके कहाँ चला गया? तो दोस्तों अब हम आपसे पूछते हैं कि पूछेगा मेटरनिक व्यवस्था क्या है, तो इसमें से बात को कुछ लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ना। अब आपसे हम पूछते हैं मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में। और शुरुआत कब हुआ था? 1815 में। इसीलिए मेटरनिक युग को 1815 से 1848 का युग कहते हैं। 1848 में मेटरनिक क्या हुआ? शुरुआत हुआ कि अंत हुआ? मेटरनिक कहाँ चला गया? लंदन। मेटरनिक किस देश का चांसलर था? मेटरनिक युग कब से कब कहेंगे? मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी गुड। यानी इतना अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप लिख देंगे ना। और फिर पूछेगा कि मेटरनिक अखबार और प्रेसों को, है ना, क्यों नहीं खुलकर छापने देता था? क्योंकि मेटरनिक को भी डर था
कि अगर ये लोग खुलकर छाप रहा है तो एक दिन हमारा भी क्या होगा, राजतंत्र छोड़ना पड़ेगा। ये ना बात है। तो पूछा मेटरनिक व्यवस्था क्या है, चाहे मेटरनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ये सारा बात लिख देंगे, आपका जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला कि जुलाई क्रांति क्या है। जुलाई क्रांति क्यों कहते हैं, इस क्रांति से पूरे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं। जुलाई क्रांति अब पढ़ेंगे। जुलाई क्रांति क्या है, जुलाई क्रांति क्यों कहा जाता है, जुलाई क्रांति से पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, कौन से 3 दिन फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो मिलेगा जो आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई क्रांति क्या है, जुलाई क्रांति क्यों कहा जाता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब ये जो हम लिखे हैं जुलाई क्रांति, इसके दौरान हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्यों हुआ, होने का कारण क्या था, जब हुआ तो इसमें कौन कौन भाग लिए, आखिर फ्रांस के कौन से ऐसे 3 दिन हैं जो गौरवशाली दिन माने जाते हैं फ्रांस के लिए। इन सारे चीज़ों की बारे चर्चा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं जुलाई क्रांति, है ना। जुलाई क्रांति, जुलाई का मतलब वही, ठीक आप समझ रहे हैं, जुलाई महीना का नाम है, जुलाई महीना का नाम। यह क्रांति जुलाई भर में हुआ था, इसीलिए इसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई क्रांति। तो कहा गया फ्रांस में जब नेपोलियन की हार हुई, फ्रांस में जब नेपोलियन की हार हुई, तो हार के बाद फ्रांस का सम्राट लुई 18वां बना। दोस्तों कोई दिक्कत, फ्रांस में सबसे पहले राजा था लुई 16वां। लुई 16वां के मरने के बाद, फांसी देने के बाद में नेपोलियन बना। और जब नेपोलियन युद्ध में हार गया तो फ्रांस का सम्राट कौन बन गया, लुई 18वां। जब लुई 18वां बना तो यह लुई 18वां यह अपने लुई 16वां की तरह खतरनाक डेंजरस उतना नहीं था। यह थोड़ा जनता की बात को सुनने वाला था, जनता की दर्द को समझने वाला था, जनता के सुख दुख को जानने वाला था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा, यानी कुछ इसमें बदलाव हुआ था, है ना। तो वे जो स्वेच्छाचारी था, इन्होंने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादियों के बीच तारमया बनाया। तारमया का मतलब होता है कि प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी, यानी अमीर और गरीबों के बीच में तालमेल बैठाने का काम किया। तालमेल का मतलब होगा कि दोनों को खुश करना, दोनों को खुश करना। ये जाहिर सी बात है कि दोनों को, हम कभी भी कोई व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता है, लेकिन यह जो लुई 18वां जो था, यह गरीबों को, अमीरों को, जो इनसे ना खुश था उसको, जो खुश था उनको, सबको, सबके बीच में, है ना, एक के मतलब खुशी देने की बात किया, यानी सबको खुश रखने की बात जरूर किया। कौन, लुई 18वां। तो एक लेखा से हम कह सकते हैं ना कि लुई 16वां से अच्छा था। लुई 16वां तो जनता की तो बातों नहीं सुनता था, उस चीज़ को कहता यस तो यस, नो तो नो, वो कहता था, लेकिन ये थोड़ा अच्छा था, ठीक है ना। 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधार की घोषणा की। कौन घोषणा की, तो लुई 18वां ने। 2 जून 1814 को क्या किया, लुई 18वां ने संवैधानिक सुधार की क्या कर दिया, घोषणा कर। परंतु क्या, परंतु 1824 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, लुई 18वां की। संवैधानिक घोषणा करने के बाद इनका संवैधानिक घोषणा 1848 तक चला। कब तक चला, 1848 तक चला फ्रांस में इनकी घोषणा। लेकिन इनकी क्या 1824 में क्या हो गई, मृत्यु। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना कि लुई, है ना, 18वां की मृत्यु कब हुई, 1824 में। लुई 18वां फ्रांस का सम्राट कब बना, तो नेपोलियन के बाद बना। गलत नहीं ना कर सकते हैं। अब जब लुई 18वां मर गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो फ्रांस को चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना। तो एगो टुकुर ताक रहा था कोना में से, तो कहा खड़ा हो जा बाबू, उसको बुलाया गया। तो वह बाबू कौन थे, तो चार्ल्स दशम। कौन थे, चार्ल्स दशम। आओ बाबू आओ, उनको बुलाया गया। उनके मृत्यु के बाद में उनको क्या बना दिया गया, सम्राट, राजा बना दिया गया। यानी लुई 18वां के बाद किसको राजा बनाया गया, चार्ल्स दशम को, कि आओ बाबू अब आके फ्रांस के बागडोर तुम्हें संभाला, है ना। तो कौन बना, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम फ्रांस का सम्राट कब बना, लुई 18वां की मृत्यु के बाद। लेकिन इतनी तरीका ले खतरनाक था, थोड़ा सा लुई 18वां थोड़ा खतरनाक था। ये क्या कहता था कि ये फ्रांस की जनता सब, तुम लोग जैसा कहोगे सब नहीं करेंगे। हम कोई, है ना, इंग्लैंड के राजा नहीं है कि इंग्लैंड के राजा जनता जो कहता हूँ इंग्लैंड के राजा करता है, हम वैसा ना हैं, हम वैसा नहीं करेंगे बाबू।
ये अपने मन से करने वाला था। फिर भी जनता ठीक है था, जनता के लिए ठीक था, है ना। तो वो भी क्या था, जनता के लिए क्या था, ठीक था। लेकिन इस लुई 18वां से थोड़ा खतरनाक था। लेकिन चार्ल्स दसम जब राजा बना तो कुलीनों और पादरियों को विशेष अधिकार दे दिया। जब ये सम्राट बना तो कुलीन एक वर्ग होता है, पादरी एक वर्ग होता है, इसको विशेष अधिकार दे दिया। विशेष अधिकार का मतलब होता है जहाँ सामान्य लोग जाएगा, है ना, और वहाँ अगर कुलीन लोग जा रहा है तो कुलीनों को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, सामान्य लोग को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अधिकार दे दिया। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि चार्ल्स दसम ने किसको विशेष अधिकार दे दिया, है ना। ए मतलब कौन, चार्ल्स दसम। प्रेस और भाषण पर भी पाबंदी लगाई। ये भी खतरनाक था कि नहीं था, ये भी पाबंदी लगाई। कथी पाबंदी लगाई, तो प्रेस और भाषण। प्रेस मतलब प्रेस वाले अगर कोई अखबार छापना होगा तो इनके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते हैं। भाषण कहीं हो रहा है तो इनके खिलाफ कोई दूसरा कोई भाषण नहीं दे सकता। इस पर पाबंदी लगा दिया। जब 1830 में पोलीगेने को प्रधानमंत्री बनाया तब जनता नाखुश थोड़ा हो गया। कारण तो कब हुआ, जब इन्होंने एक पोलीगेने को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। जिसके बनाने के बाद में जनता थोड़ा नाखुश हो गया, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक था पोलीगेने, है ना। ये भी इससे कहीं 10 गुना खतरनाक ही था। जब ये बन गया तो लोग को डर हो गया कि अब हो गया, फिर हमको वही करना पड़ेगा जो लुई 16वां के समय था। इससे जनता में बहुत नाखुशी हुई, जनता खुश नहीं रहा। फिर भी जनता करे तो करे क्या, जनता करे तो करे क्या, किसी तरह मार समर के रह रहा था, मार समर के रहकर जीवन अपने व्यतीत करता था। आगे देखते हैं। 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश लागू कर दिया। चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई, है ना, 1830 को 4 अध्यादेश कर दिया, लागू कर। ये 4 अध्यादेश क्या होता है, तो एक कानून होता है जो लागू किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें यही होता है कि अमीर को पूरा आज़ादी दे देंगे, है ना, और गरीब को आज़ादी छीन लेंगे। अब जब ये हुआ तो जनता और ना खुश हो गया, जनता में आक्रोश आ गई, जनता भड़क गया, कहा कि ये कैसे हो सकता है। कब, जब 4 अध्यादेश लागू हुआ तब जनता पूरा दुखी हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जनता क्या किया, मतलब रोड पर उतर आया। जनता क्या उतर आया, रोड पर। इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, चार्ल्स दसम के खिलाफ, है ना। 25 जुलाई को लागू किया और 26 जुलाई को जनता ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, और इसके खिलाफ, इसके विद्रोह में सैनिक, छात्र, मजदूर यानी सारे लोग भाग लिए। और पेरिस की रोड पर, पेरिस की सड़क पर कब, 26 जुलाई, है ना, 1830 को सड़कों पर नारा गूंजता रहा। यानी जब यह 4 अध्यादेश लागू किया ना, तब जनता ने सड़क पर उतर गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 26 जुलाई 1830 को पेरिस की रोड पर, पेरिस मतलब यानी यह फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की क्या है, राजधानी है। तो पेरिस के सड़कों पर रात भर विद्रोह किया लोग। विद्रोह करने वाले कौन थे, तो सैनिक, मजदूर, किसान, छात्र और सारे लोग बहुत विद्रोह किए। विद्रोह करने के बाद में 27, 28, 29 को पूरा संघर्ष किया। क्या किया, पूरा संघर्ष किया। और इस जो पेरिस सड़कों पर जो नारा गूंजा, पेरिस सड़कों पर जो विद्रोह करने वाले जितने भी भाग लिया था, इसका नेतृत्व लाफायते जी ने किया। कौन किया, लाफायते ने किया। 27, 28 और 29 जुलाई तक, है ना, पूरे भारत में पूरे संघर्ष होते रहे। भारत में नहीं, पूरे फ्रांस में क्या होते हैं, संघर्ष होते रहे। और यह लड़ाई किससे हुआ था, तो यह लड़ाई चार्ल्स दसम के सैनिक से, है ना। और इधर बात करें तो मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक इत्यादि से लड़ाई हुआ, जिसमें चार्ल्स दसम के बहुत सैनिक मारे गए। चार्ल्स दसम के सैनिक लड़ रहे थे और कुलीन वर्ग के लोग लड़ रहे थे। और क्रांतिकारी की ओर से मजदूर, सैनिक, छात्र और सारे लोग लड़ रहे थे, जिसमें चार्ल्स दसम के बहुत सारे सैनिक मारे गए। और जब सैनिक मारे गए तो अंत में 31 जुलाई 1830 को, है ना, क्या हुआ, चार्ल्स दसम ने राजगद्दी को छोड़ दिया, भाग के इंग्लैंड पहुंच गया ना। इसीलिए कहा जाता है कि बाबू ज़्यादा अति ना करे के, ज़्यादा अति कीजिएगा तो उसका भी अंत होगा।
है ना। अब बोली कितना अति किया कि नहीं किया, सब अपने मनमानी किया कि नहीं किया। जब अपने मनमानी किया तो उसका अंत होना जरूरी कि जरूरी है। जब इतना किया तो यह इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। अब कहिएगा कि जब इतना करने के बाद में यह फ्रांस में फिर से क्या हुआ, मतलब दूसरा राजा बनाया गया। उस राजा का नाम था आयरलैंड, है ना। वो भी एक राजा बना जो राज शासन नहीं कर सकते हैं, वह जनता के द्वारा राजा बना। जनता जब चाहे तब उसको हटा सकता, जब चाहे उसको ला सकता था। तो जब चार्ल्स दशम राजगद्दी छोड़कर भाग गया तब फ्रांस का सम्राट कौन बना, आयरलैंड। कौन बना, आयरलैंड से वंश के राजा बनाया गया। अब कहिएगा कि फ्रांस में जब यह क्रांति हुआ, इस क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो इस क्रांति से सिर्फ फ्रांस भर में नहीं, पूरे यूरोप भर में तहलका मच गया। पूरे यूरोप भर क्या मच गया, तहलका मच गया। बहुत सारे देश के राजा जो थे अपना राजगद्दी छोड़कर भाग गए। अब बहुत सारे देश के राजा जो थे, है ना, वे जैसे जनता की अवस्था करने लगे। अब बहुत सारे देश के ऐसे राजा थे जो लड़ाई शुरू हो गई। जहाँ जहाँ यह जुलाई क्रांति बात पहुंचा जिस देश में, वहाँ के राजा जब बात को सुनते थे तो उनका हालत बिगड़ जाता था। अगर वह ऐसा, अगर उसमें कुछ कमी रहता था तो उस कमी को सुधारते थे, तो उसको राजा उसको भी क्या करना त्यागना पड़ता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुलाई क्रांति से पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लिखिएगा जुलाई क्रांति से पूरे फ्रांस पर ही नहीं पूरे यूरोप पर यह प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे राजा जो थे क्या किए, अपने में सुधार किए। बहुत सारे राजा क्या किए, जनता की बात को सुने। बहुत सारे देशों में लड़ाई शुरू हो गया। अब बहुत सारे राजा क्या किए, जिस तरह जनता की उस तरह करना शुरू कर दिया। अब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा सो देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रभाव, है ना, स्पेन में भी पड़ा। यानी जुलाई क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा, स्पेन में भी पड़ा, पुर्तगाल में भी पड़ा, स्विट्जरलैंड में भी पड़ा, बेल्जियम में भी पड़ा, पोलैंड में, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि देशों में इस जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ा। और ये राजा लोग अपने आप को क्या किया, सुधार किया। इसीलिए मेटरनिक ने कहा, क्या कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो और देश को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा, किसने, मेटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है ना तो अन्य देशों के, यूरोप के अन्य देशों में क्या था, सर्दी जुकाम हो जाता है। कोई दोस्तों कोई दिक्कत। तो इसे जुलाई क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे जुलाई भर में क्रांति हुआ था। फ्रांस के लिए 3 दिन कौन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 27, 28 और 29, है ना। और आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जुलाई क्रांति क्या है, तो इस बात को लिख देंगे तो जुलाई क्रांति हो जाएगा। आपसे पूछेगा जुलाई क्रांति से पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सही से ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हम पूछेंगे कि जुलाई क्रांति किस महीने में हुआ था, जुलाई में हुआ था। उसमें राजा की मृत्यु कब हुई, हाँ। किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, पोलीगोन के। कब बनाया गया, 38, है ना। अध्यादेश लागू कब हुआ, हाँ। कोई दिक्कत। जनता क्यों विद्रोह किया, क्योंकि 4 अध्यादेश लागू हो गया था इसलिए। कोई दिक्कत। फ्रांस में कितने दिन गौरवशाली माने जाते हैं, 3 दिन, 27, 28 और 29 जुलाई। कौन महीना, जुलाई। और चार्ल्स दशम ने अपना राज को छोड़कर कहाँ भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि बहुत सारे सैनिक इसमें मारे गए थे इसलिए। तो दोस्तों आज हम लोग फ्रांस के इस जुलाई क्रांति को देखें। आगे हम लोग देखेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद में इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।